हर्षवर्धन कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था, जिसका प्रमाण ये है कि उसने खुद 3 बहुमूल्य रचनाएं की और तीनों के नाम थे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। साथ ही इनके एक दरबारी कवि कह सकते हैं आप, जिनका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। हर्षचरित जिसमें हर्षवर्धन उसके राज्य से की जो भी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। तो संस्कृति के हिसाब से भी और इतिहास के हिसाब से भी बहुत अनमोल धरोहर यहाँ देखने को मिलती है इनकी रचनाओं में। इसके अलावा इनके समय में, इनके समय काल में ह्वेनसांग की एंट्री हुई थी। तो ह्वेनसांग ने अपनी सी यू की एक किताब है जिसमें हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि भी उसने दी है, और उसने उस समय का जो भी राज व्यवस्था थी उसका उसमें उसने डिस्कस किया है। तो कई बार क्या होता है कि हम दो अलग अलग डेटा से चीज़ों को मैच करते हैं और फिर हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि उस समय किस तरीके का जो शासन काल था हर्षवर्धन का वो रहा होगा। बाकी बात करें शिक्षा की, तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसके लिए उन्होंने 100 गांव जो है दान किए थे, जिससे कि उस यूनिवर्सिटी के रखरखाव और व्यवस्थाएं जो है थोड़ी और भी बेटर तरीके से हो सकें। हर्षवर्धन के बारे में अब हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि किस तरीके से उसने अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत किया था और एक कमज़ोर परिस्थिति से कैसे वो बहुत मजबूत परिस्थिति तक वर्धन वंश को लेकर के गया, उसके कैंपेन्स कैसे हुए। और इसको समअप करते हुए फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्धन वंश के अंत के बाद क्या हुआ। बेसिकली गुप्त वंश के बाद में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट था, जिसके बाद वर्धन वंश ने उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरा। लेकिन वर्धन वंश के जाने के बाद भी एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गए थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है कि किस तरीके से और क्या स्थितियां थी जो हर्षवर्धन के बाद में भारत में मौजूद थी और जिसके बाद में संघर्षों को इतना ज़्यादा आग मिली।